गुड मॉर्निंग बच्चों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हम लोग बिहार बोर्ड के गणित सब्जेक्ट का पहला अध्याय अर्थात वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसको हम लोग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव हुआ। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ हूँ और अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री से। पिछले 5 वर्षों से मैं अर्थात 2015 से मैं पढ़ाता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर और मेल आईडी है। अगर आपको किसी तरह की समस्याएं होती हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थॉट्स है और जब भी हम लोग नया कोई चैप्टर शुरू करेंगे तो एक नए थॉट्स के साथ अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी आप कुछ शुरू करते हैं तो उसमें उसको ऊर्जा देने के लिए कुछ ना कुछ नए संकेत या तक की आवश्यकता रहती है। तो ये जो थॉट्स है, इसके अकॉर्डिंग विचार जो है वो है, कहता है कि यू आर द कैंडल बी लिट, आप एक मोमबत्ती हो, जलना सीखिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं और हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। आप लोग वर्ग 9 में वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ हद तक समझे होंगे या जाने होंगे, या फिर आप लोग जब संख्या रेखा के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा या उसके पहले कक्षाओं में कि संख्या 2 तरह की होती हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक, एक वास्तविक और दूसरा अवास्तविक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रियल एंड इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में भी हमको क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या में हमको 2 चीज़ पढ़ना है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में देखिए 2/5 एक परिमेय संख्या है, 7/9 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है अर्थात q वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है? एक परिमेय संख्या का उदाहरण हुआ। अब अशांत आवर्ती भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है, इस चीज़ को जाने रखिएगा। इसके बारे में डिस्कशन क्यों? अशांत दशमलव प्रसार जब किसी चीज़ का करते हैं तो जब जैसे 2 से अगर हम 2/5 हमको विभाजित करना है, ठीक है, तो 5 से हम 2 को जब विभाजित करेंगे तो दशमलव देंगे, 0 देंगे और 4 बार में हमारा ये 20 कट जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा ये जो मिलेगा ये क्या हो गया? पूरी तरह से शांत हो गया ना, ये सॉरी अशांत बोल दिए थे, ये शांत हो गया ना। इस पीस के पास ये तो कटेगा नहीं, 0.4। तो जो 0.4 हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। वहीं अपरिमेय संख्या क्या हो? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, इसके अपोजिट होता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का अपोजिट होता है, जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो। शांत ना हो का मतलब क्या? कि रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, जैसे में 10/33, तो 33 से 10 को डिवाइड करेंगे, 10/33 मतलब, तो इस 33 से हम लोग क्या करेंगे? 10 में विभाजित करेंगे ना। तो जब 10 में विभाजित करेंगे तो उससे जो हमको मान मिलेगा वो मतलब क्या होगा? एक तरह से अशांत अनावर्ती, वो रिपीट करते रहेगा, ठीक है। पाई एक क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये अंश एवं हर के रूप में रहता है और पाई अंश एवं हर के रूप में नहीं रहता है, ठीक है। तो और भी चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में जो हमको पढ़ना है, तो पहले हम 2 वर्गों में बांट के पढ़ेंगे, एक परिमेय संख्या से संबंधित पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या से संबंधित, ठीक है। तो इसके अगर आप लोग को मेरे ख्याल से मालूम होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग कभी भी ऋणात्मक न हो, अर्थात कभी भी वर्ग की, जैसे मान लीजिए कि -2 का वर्ग करते हैं स्क्वायर करने पे तो ये 4 देगा ना, ठीक है, यही वास्तविक संख्या होती है। लेकिन अगर अवास्तविक संख्या, जिसका मैंने बताया था कि संख्या 2 प्रकार के होते हैं, तो माइनस और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या होगा? -4 आएगा ना। तो ये अवास्तविक संख्या का उदाहरण हो गया, ये वास्तविक संख्या। अर्थात वास्तविक संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। इस चैप्टर में हमको 2 चीज़ के बारे में जानना है, 2 व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने जिनका प्रभाव इस चैप्टर में हमको देखने को मिला है।
इस अध्याय में। तो पहला जो है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो दिए थे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r विद्यमान है तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ r का जो मान होगा वो b से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, इस परिणाम की जानकारी संभवतः हमें बहुत पहले से थी, मतलब भारत में इस चीज़ का या फिर पूरे विश्व में इसके बारे में बहुत पहले से इसकी जानकारी हमें थी। पहले से जानकारी का मतलब क्या है, जब हम लोग इतिहास पढ़े होंगे तो 9वीं सदी में इसके बारे में चर्चा किया गया था, परंतु लिखित रूप से इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमको कब मिला, यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक में 7 में किया गया है। यूक्लिड एलिमेंट्स के पुस्तक में इसके बारे में चर्चा किया गया है। बिहार बोर्ड जो है अभी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन के बारे में उल्लेख कब है, किस बुक में है, किसी तरह से भी। तो यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक के भाग 7 में यह 7 में किया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसी पर आधारित क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित कौन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे क्या आधारित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसको कलन विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं कि एल्गोरिदम कौन थे, क्या थे, कैसे थे, इसके बारे में। तो एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, मतलब अच्छे से डिफाइन किया गया रहेगा, ऐसा स्टेप रहता है। ठीक है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, जो एक अलग तरह से हमें क्या, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अलग विधि प्रदान करता है। सब जो एल्गोरिदम है उसको 9वीं सदी में एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। अल ख्वारिज़मी जो आपको 9वीं सदी में एक फारसी गणितज्ञ थे, उनके नाम से ये लिया गया है। उनका पूरा जो नाम था वो क्या था, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। उनका जो टाइम पीरियड था वो 780 से लेके 850 ईसा वर्ष पूर्व था। वास्तव में शब्द अलजबरा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अलजबर अल मुकाबला से लिया गया है। अगर कोई पूछता है कि अलजेब्रा शब्द का मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उसका जो उत्पत्ति हुई है हिसाब अलजबर व अल मुकाबला से लिया गया है। इस पुस्तक के रचयिता जो थे अल ख्वारिज़मी थे। ठीक है, चलिए प्रमेयिका क्या होता है ये जानिए। प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध कथन होता है, और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, और भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। अब हम जानेंगे और भी थोड़ा से, इन्हीं से एक और आपके इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगा, वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और इससे संबंधित एक व्यक्ति जो आते हैं उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। वो 1777 से 1855 तक जीवित थे और मृत्यु हुई उनके 1855 में। ये उनका कार्यकाल है, ये जीवन काल है। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित से संबंधित जो भी इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनखंड या गुणनफल बात एक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले प्रमेय संभवतः सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 9th में साध्य 14 के रूप में हुआ था। ये जो अंक गणित आधारभूत प्रमेय के बारे में जो डिस्कशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये आपको यहीं पे देखने को मिले। ये यूक्लिड के जो एलिमेंट्स की पुस्तक थी क्लास 9th की, उसमें भी इसमें देखने को ये मिला हुआ है, परंतु इसकी सबसे सही उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्क्रिप्शंस अरिथमेटिक्स में दी है। ठीक है,
कौन सी पुस्तक में दी है? डिस्क्विशंस अरिथमेटिक, ठीक है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जा सकता था। देखिए एनसीईआरटी अगर कुछ देता है तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पूछ सकता है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जा सकता था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, ठीक है। उनका नाम सभी समय कालों में 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिनमें आर्किमिडीज और न्यूटन भी सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा, आर्किमिडीज, न्यूटन और कौन? फ्रेडरिक गॉस नामक 3 व्यक्ति का गणित में हमेशा से महानतम गणितज्ञों में नाम लिया जाता है। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि 2 घनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a = bq + r, जहाँ r का जो मान होगा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। संतुष्ट करने वाली 2 संख्याएं q एवं r से ज्ञात होती हैं, तो अर्थात ऐसी संख्या का अस्तित्व है। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। यही आप समझिए, भाज्य बराबर a है हमारा, भाजक बराबर b है हमारा, भागफल बराबर q है हमारा और शेषफल बराबर r है। तो शेषफल का जो मान होता है वो कभी भी क्या होता है कि हमारा शेषफल का मान जो है कभी भी भाजक से छोटा बड़ा नहीं हो सकता, तो हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा ना, तो वही बात इसमें कहा गया है, ठीक है। और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे अगले अध्याय में या अगले सेशन में, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब इससे संबंधित चूँकि बताया गया था कि ये एक प्रमेयिका है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सिद्ध करने में किया जाता है। तो देखिए, इस प्रमेयिका का सिद्ध कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे। इससे प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 3 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो हम लोग पढ़े कि हमारा जो सूत्र था वो क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का? a = bq + r, जहाँ पे प्रमेयिका का उपयोग क्या किया जाता है? सिद्ध करने में किया जाता है किसी भी अदर चीज़ को। और प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका खुद एक सिद्ध किया हुआ रूप है या फिर एक आधार है, जहाँ आधार क्या है? a = bq + r, यही सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। इससे संबंधित हम और भी चीज़ को, इससे संबंधित इसको रिलेट करके और भी चीज़ को हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो पहला जैसे कहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हम लोगों ने क्या माना कि कोई पूर्णांक a है और b = 6 है, ठीक है। a बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक a को a ही रहने दिए और b को क्या मान लिया? 6 मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? bq + r होता है ना। तो a की जगह a ही रहने दीजिए, b की जगह क्या लिखे? 6q + r। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि r का जो मान होता है वो क्या होता है? हमेशा b से छोटा होता है ना। तो b से जब छोटा होगा तो b का मान 6 है, तो r का मान क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, इस स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। चलिए, अगर हम r = 0 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा? 6q + 0, तो a बराबर 6q आएगा, a बराबर 6q आ गया, ठीक है। अगर r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर क्या आएगा? 6q + 1 आएगा, तो 6q + 1 आ गया। अगर r बराबर 2 रखते हैं तो 6q + 2, r बराबर 3 रखते हैं तो 6q + 3, इसी तरह 6q + 4 एंड 6q + 5 जब 4 और 5 रखते हैं r का मान। अगर अब चूँकि क्वेश्चन में कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। अब देखिए 6q + 1, ठीक है। 6q + 1 की बात करें तो 6q + 1 को क्या लिख सकते हैं? 6q को 2 × 3q लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 2 = 6 होगा +1। और अगर हम 3q को क्या माने? k मानते हैं या फिर k1 मानते हैं, तो 2k + 1 आएगा, यहाँ से आएगा ना 2k + 1, क्योंकि 3q को हम लोगों ने क्या माना? k1 मान लिया, तो 2k + 1 यहाँ से हमारा ये चीज़ आ गया। उसी तरह 6q + 3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 6q + 3 को और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोनों में 3 में से अगर 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, या फिर 6q + 2 + 1 कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप दोनों में से 2 को कॉमन लिए हम, तो क्या हो जाएगा? ये
बताइए, जब दोनों में से 2 को कॉमन लीजिएगा तो 3q + 1 आ जाएगा। अब 3q + 1 को अगर हम k2 मान लिए तो क्या हो जाएगा, 2k2 + 1 आ जाएगा। वहीं अगर k3 मानते हैं तो हमारा 2k3 + 1 आएगा। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि सभी में 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 में सभी 2k + 1 के रूप का है, जहाँ k क्या है, पूर्णांक है। इसलिए ये सभी क्या होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 सभी 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि सभी विषम पूर्णांक जो है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 3 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह कह सकते हैं कि दिखाइए कि या दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m+ या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो वही जैसे हम लोग को माना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b = 3 यहाँ पर मान लिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम से a = bq + r का यूज करेंगे तो a बराबर यही रहेगा, b की जगह 3 आ जाएगा और q की जगह q रहेगा और r की जगह r जो होगा। और r का मान मैंने बताया था कि b से छोटा होता है, तो r का मान क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, बराबर भी नहीं होता है ना। तो ठीक है, तो 0 1 2 अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, या फिर 0 ही रखते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बताइए। अगर 0 रखते हैं, चूँकि 3q + r है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q, r की जगह हम 0 रख दिया है ना, तो 3q के रूप का हो जाएगा ना ये। अब 3q के रूप का हो गया तो, और अगर r की जगह 1 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा। अगर r की जगह हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3q + 2 हो जाएगा ना हमारा ये। हाँ, अब चूंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिएगा तो प्रश्न में बोल रहा है कि उसका क्या वर्ग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले a बराबर 3q लेके उसका वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² = 3q² आ जाएगा। और 3q का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 9q² होगा। 9q² को, इस 9q² को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस 3q को अगर हम यहाँ पे k मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो इस देखिए इस स्टेप को 3q² को 3q² या इसको कॉमन लेके 3k1 आ गया, k1 माने। वैसे ही 3q + 1 के स्क्वायर को अगर वर्क करें तो वर्क a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा ये। ठीक है, टूटा, 1 को बाहर रहने दीजिए और 9q² + 6q में से अगर 3 को कॉमन लेते हैं या उभयनिष्ठ करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3q² + 2q आएगा। अब 2q आएगा, अगर हम 3q² + 2q को 3q² + 2q को अगर हम k2 मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × k2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 3q + 2 का होल स्क्वायर यानी वर्ग किए a + b के होल स्क्वायर पे, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो हमारा ये रूप है और इसमें से भी हम इतने को k3 मान लिए तो ये क्या आ जाएगा, 3k3 + 1 के रूप का आ जाएगा, जहाँ k1 k2 या k3 क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार हम क्या देखेंगे, कोई भी धन पूर्णांक या कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का लिखा जा सकता है, ये प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हम सब में क्या देख रहे हैं कि 3m या 3k या 3k + 1 या 3k + 3 के 1 का रूप है। आप यहाँ पे m भी ले सकते हो k की जगह। ठीक है, अगर m लोगे तो आपका हो जाएगा 3m या फिर 3m + 1 या फिर 3m + 1। ठीक है, तो ऐसे भी आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाएं कि कोई भी घन पूर्णांक का वर्ग या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, तो वही a बराबर हम यही रहने देंगे और b की जगह 3 मानेंगे। अगर 3 मानेंगे तो फिर क्या होगा, 3 मानेंगे तो r का जो मान होगा हमारा क्या होगा, 3 से छोटा होगा ना, तो a बराबर 3q + r, और r का जो मान होगा क्या होगा, 3 से छोटा होगा। छोटा होगा तो a बराबर अगर 0 रखेंगे तो 3q आएगा, अगर 1 रखेंगे तो 3q + 1 आएगा r की जगह, और r की जगह अगर 2 रखेंगे तो a का मान क्या होगा, 3q + 2। तो इस प्रकार a बराबर 3q, अगर हम वर्क करेंगे a q का तो 3q का क्यूब क्या आ जाएगा, 27q, q का q आएगा। तो अगर 9 को उभयनिष्ठ करते हैं दोनों में से, 9 × 3 = 27 होता है, तो 3q आएगा हमारा। और इसको अगर हम m मानते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 9m होगा। 9m होगा ना ये।
हाँ, अब उसी तरह तो एक हमको क्या मिला कि m बराबर 3 का क्यूब करना था हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 + 1 है हमारा, उसका क्यूब निकालेंगे, उसका घन निकालेंगे, तो a + b के होल क्यूब पे तोड़ेंगे, क्या होता है a³ + b³ प्लस, बताइए 3ab इंटू, बोलिए, उसी पे ये फॉर्मेट पे टूटा है, ठीक है। और टूटने के बाद हम लोगों ने क्या किया, 9 को कॉमन लिया, उभयनिष्ठ किया, और इतने के मान को हम लोगों ने फिर m मान लिया, तो ये किस रूप का हो गया, 9m + 1 के रूप का हुआ ना, ठीक है। यहाँ पे m माने इतने को, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 3³ + 2 का वर्ग क्यूब निकालते हैं, यानी घन निकालते हैं, तो वो क्या होगा, 27 क्यूब का क्यूब, 54 का क्यूब स्क्वायर, 36 क्यूब प्लस a, ठीक है। और इसमें से क्या किया हम लोगों ने, इतने को अगर हम m मान लिया तो 9m + 8 के रूप का आया। तो कोई भी पूर्णांक जो होता है m पूर्णांक के लिए, जहाँ पे m बराबर इतना माने हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो किस रूप का आ रहा है, 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर। तो आज का जो लेसन होता है, पर्टिकुलर लेसन आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो आपको क्या करना है वो वर्क मैं बता दूं। इससे रिलेटेड आपको केवल इसी जितने थ्योरम से इसको बनाना है, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होते हैं तो इसको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। साथ में आप सभी को अगर इसके बाद जो हमें पढ़ना है, अगर बुक है तो इससे रिलेटेड अध्याय 1 बनाइए। इसके बाद हम लोग जो है आपको मसा लसा से संबंधित और भाग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, 2 चैप्टर दूसरे सेशन में, और तीसरे सेशन में हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में, शांत अशांत आवर्ती के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।